Hello everyone. Today we are going to discuss lecture 8 जो कि थर्मोडायनेमिक्स के हम लोग 7 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग 8वें लेक्चर में आए हैं और आज भी अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आप समझ लो ये स्टार्टिंग है। कुछ चीज़ें आज बेसिक लेवल पे बताई जाएंगी जो आपको बहुत ज़रूरी है जानना सो डैट यू कैन ईजिली परसीव ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फर्स्ट लॉ। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा और आज से आपका स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उम्मीद करता हूँ अभी तक जितनी भी बातें समझाई गई हैं आपको समझ में आ गई होंगी और आज के बाद आपको धकाधक सारे लेक्चर्स मिलेंगे क्योंकि अब आप लोग के एग्जाम डेट हो सकता है ऑन टाइम हो, तो चीज़ें जल्दी जल्दी कवर होंगी। तो आज ये आपका लेक्चर है थर्मो हिट, 8वां लेक्चर। तो कुछ बेसिक बातें आज करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए आपको कुछ और चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आप इसको एनर्जी इंटरेक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का जो इक्वेशन होता है ना उसमें हीट भी दिया रहता है, तो आपको हीट भी मालूम होना चाहिए कि हीट क्या होता है। लेकिन उससे पहले आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेस, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वर्क डन इन वेरियस प्रोसेस, वो तो हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम समझेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है अलग अलग प्रोसेस का, उसको जानना भी बहुत जरूरी है बिकॉज सेवरल टाइम्स दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दैट एरिया, तो उन्हें भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग उस टॉपिक को अपन कवर कर लेते हैं और अब आप लोग क्योंकि एग्ज़ाम हो सकता है ऑन टाइम हो, तो इसलिए बहुत जल्दी अब स्पीड सब चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी और बिल्कुल परेशान मत होइएगा क्योंकि जिस लेवल की चीज़ें मिल रही हैं आपको यहाँ से मोर देन सफिशिएंट है जनरल के लिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए जाएंगे आपके प्रीवियस ईयर जो भी पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक में स्पेशली जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो आपको कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपको यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम उस लेवल का है जो भी टॉपिक दिया जा रहा है। ठीक है, बिना टाइम गवाए वी शुड स्टार्ट अवर टॉपिक। तो आज अपन डिस्कस करेंगे, हम लोगों ने एक बात देखा होगा, आप लोगों ने, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को याद होगा ये चीज़ें, आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कोर्स तो याद है वो ख़त्म हो ही जाएगा, टीचर का तो बहुत लोग ही सोचते हैं यार कब कोर्स ख़त्म करेंगे, क्या है क्या नहीं। देखो इधर मेरा पिक आप लोग को दिखता होगा ना, तो इसको मैं पहले ही वो कर देता हूँ, आउटलाइन बना देता हूँ कि यहाँ तो एंट्री करनी ही नहीं, तो फिर वहां भी कुछ लिख दूंगा और आपको दिखेगा नहीं तो क्या मतलब। तो सबसे पहले एक बात समझते हैं, एक एक इक्वेशन होती है पीवी का पावर के। आज हम लोग ये समझते हैं पहले कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट। अब के की जो वैल्यू होती है ना, वो अलग अलग प्रोसेस की अलग अलग वैल्यू होती है। के की जो वैल्यू होती है वो हर प्रोसेस की अलग अलग होती है। तो हम लोग ये समझते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है ये प्रेशर और वॉल्यूम है। ठीक है, और के जो है वो एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट है, मतलब एक्स, वो भी कांस्टेंट ही एक तरीके से। और सारे प्रोसेस की जो उसकी वैल्यू होगी के की वो अलग अलग होगी। आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोट्रोपिक, आपका ये क्या कहते हैं पॉलीट्रोपिक, तो ये सब जितना भी है ना, एडियाबैटिक, इन सब प्रोसेस की के वैल्यू हम देखते हैं क्या है, और उस के की वैल्यू ही निर्धारित करेगी कि पीवी में उसका डायग्राम कैसा बनेगा। आप ये देखोगे आज। अब अगर मैं बोलूं आपसे आपसे अगर ये कहा जाए कि भाई के की वैल्यू आप बताओ, किस, कब बताओ, फॉर व्हाट प्रोसेस, फॉर आइसोपिस्टिक मींस कांस्टेंट प्रेशर। तो मैंने देखो सारे प्रोसेस, मैंने पिछले लेक्चर में आपको सारे प्रोसेस बता दिए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को याद होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन समझते हैं कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट
प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर। इसको देखो, इसको समझो आप लोग, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में आप इसको देखिए, इस इक्वेशन को, के की हम ऐसी क्या वैल्यू रख दें कि प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट हो जाए, प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाए। ये कैसे होगा? ये तभी होगा मेरे भाई जब आप के की वैल्यू को जीरो कर दोगे। क्योंकि किसी भी टर्म का पावर जीरो अगर हो जाए तो वो टर्म वन हो जाता है, तो v का पावर जीरो वन हो जाएगा और प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो के की जो वैल्यू होती है ना, ये जीरो होती है फॉर विच प्रोसेस, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब आपका आता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो आइसोथर्मल क्या होता है, इसको आप समझिए। आइसोथर्मल होता क्या है? आइसोथर्मल का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब मैं आप लोग कई बार बताया हूँ कि पीवी जो होता है ना, वो एमआरटी के बराबर होता है, एमआरटी के बराबर होता है। तो के की अगर हम, अगर अब यहां से अगर देखें, ये दो टर्म तो हमारे ऑलरेडी ही कांस्टेंट है ना, ये दोनों तो हमारे ऑलरेडी कांस्टेंट हैं, दे आर ऑलरेडी दे आर कांस्टेंट। अब क्या है कि अब हम चाह रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो मतलब इस इधर वाला टर्म पूरा कांस्टेंट हो जाए। तो मतलब इधर अगर राइट हैंड साइड आपका पूरा कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड साइड का इसका जो भी प्रोडक्ट होगा वो भी कांस्टेंट ही होना चाहिए। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसके लिए के की वैल्यू वन रखनी पड़ जाएगी ना यार। आप सोचो, के की वैल्यू अगर वन हो जाए तो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया, हो गया कि नहीं? के की वैल्यू को हमने वन रख दिया। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के की वैल्यू वन हो गई, तो जब वन हो गई तो फिर पीवी हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट। और अपन इसको लिख सकते हैं कैसा? P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 लिख सकते हैं। एक स्टेट और दूसरे स्टेट की कंडीशन। पहले स्टेट में क्या कंडीशन है प्रेशर और वॉल्यूम, उसका प्रोडक्ट ले लिया हम। दूसरे स्टेट में क्या कंडीशन है प्रेशर और वॉल्यूम की, उसका हम प्रोडक्ट ले लिए। तो ये हम लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस में, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। और आप, मैंने पहले बताया था ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, क्योंकि x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब देखो आप लोग, फिर उसके बाद आता है आपका एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको तो आप सीधा 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 समझो, इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है ना, के की वैल्यू जो होती है वो गामा हो जाती है, और गामा क्या होता है? गामा इज इक्वल्स टू सीपी बाई सीवी, ये मैंने पहले ही बताया आपको। और सीवी हमेशा सीवी से ज्यादा होता है, और क्यों होता है इसको बाद में देख लेंगे, ये फर्स्ट लॉ में आपको बता दूंगा मैं आगे। अब आप आ जाओ सीधे सीधे पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये भी वैसे ही एकदम सिंपल, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। इसमें भी आप क्या करना है आपको, के की जो वैल्यू होती है ना, वो एन हो जाती है। एन की क्या वैल्यू होती है मेरे भाई? एन की वैल्यू होती है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। जनरली ये होती है वैल्यू क्या, 1.4 तक, ठीक है। लेकिन आपसे अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की एन की वैल्यू पूछे, तो हो सकता है कभी कभी ऑप्शन 1.3 दिया हो तो वो सही हो जाता है। लेकिन अगर ये पूछे इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तब आपको ये बताना होगा माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी, यही इसका आंसर होगा। मतलब अब आप ये पूछ सकते हो क्या कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक ये सभी पॉलीट्रॉपिक हैं? ऑफ कोर्स पॉलीट्रॉपिक हैं यार। पॉलीट्रॉपिक मतलब दुनिया के सारे प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? जहां बहुत सारे चेंजेस हो रहे हो, जहां प्रेशर चेंज हो रहा हो, जहां आइसोथर्मल मतलब यानी कि
प्रेशर चेंज हो रहा हो, आइसो ये टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो, या टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, जहाँ बहुत सारे चेंजेस हो, बहुत सारे बदलाव हो। मैंने बलून वाला आपको एग्जांपल दिया था ना। तो जहाँ ज्यादा बदलाव हो रहा है वहाँ पॉलीट्रॉपिक है। तो हो सकता है वहाँ प्रेशर कांस्टेंट हो, तो वही पॉलीट्रॉपिक हो सकता है। लेकिन उस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर बदल रहा होगा, हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, वॉल्यूम बदल रहा होगा, प्रेशर लेकिन कांस्टेंट है। तो क्या पॉलीट्रॉपिक नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ पॉलीट्रॉपिक। तो सारे प्रोसेस दुनिया के पॉलीट्रॉपिक होते हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। समझ रहे हो? अब इस अब एक और प्रोसेस आपको बचा है जो कि इंपॉर्टेंट है थोड़ा, बाकी सब तो बच्चों वाले प्रोसेस थे। अब आप लोग इसको देखिए, अगला जो प्रोसेस है ये आपका है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये जो है आपका, और कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या बोला जाता है? आइसोमेट्रिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, ये सब यार देखो, जनरल इंजीनियरिंग में यही सब पूछा जाएगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम का और क्या क्या नाम है। आपसे ऑप्शन में पूछ रहेगा, ये आइसोकोरिक है, आइसोमेट्रिक है। दोनों को याद करने के लिए मैंने सब ट्रिक आपको बताए हैं पहले। और लोग परेशान नहीं, सिलेबस कब खत्म होगा, पुराना याद है ही नहीं कुछ भी। देखो, के की वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी हो जाती है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए के की वैल्यू को इन्फिनिटी ही लेना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि आप इसको ले रहे हो कांस्टेंट। अब आप देखो, आप ये काम करो, दोनों तरफ साइड 1/n से मल्टीप्लाई कर दो पूरे पूरे टर्म को, तो ये 1 हो गया, और ये c का पावर 1/n। अब मैं चाहता हूं वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, देखो वॉल्यूम ऐसे है, c को आप सीधे c डैश लिख दो। ये भी तो कांस्टेंट होना। देखो यार, कांस्टेंट का पावर कुछ भी हो, वो तो रहेगा कांस्टेंट ही। अब 2 का पावर 6 हो जाए, 7 हो जाए, या 2 का पावर 1/3 हो जाए, तो भी तो कांस्टेंट ही होगा ना वो। 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा तो भी कांस्टेंट ही हुआ ना वो। वेरिएबल थोड़ी ना हुआ, एक्स वाई थोड़ी ना आ गया उसमें। वो तो कांस्टेंट ही है। नेचुरल नंबर पहले था, नेचुरल नंबर बाद में भी है। तो अब ये, इसको आप प्रेशर को ले लीजिए 1/n। ठीक है, अब देखो, एन की वैल्यू क्या रख दें? मैंने कहा ना, एन की वैल्यू कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम को आप चाहते हो कांस्टेंट, वॉल्यूम को चाहते हो कांस्टेंट, तो ऊपर तो कांस्टेंट है ही, नीचे भी कांस्टेंट हो जाए तो कैसे होगा? एन की वैल्यू रख दो इंफिनिटी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 जो इंफिनिटी होता है ये 0 होता है। तो अगर आप n की वैल्यू को इंफिनिटी रख दोगे तो 1/इंफिनिटी आपका हो जाएगा 0, और किसी भी टर्म का पावर अगर 0 हो तो वो हो जाता है 1। अब 1 तो कांस्टेंट है ही, तो वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये पूरा पंचायत हम लोग कर क्यों रहे हैं? ये सब पूछा जाता है ना। और दूसरी बात ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए, देखो अब, कि प्रेशर और वॉल्यूम में के ग्राफ में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये हमें मालूम होना चाहिए। हम्म, देखो, सब लोग देखिए ध्यान से। देखो, ये आपका प्रेशर है और ये आपका वॉल्यूम, पीवी पीवी ग्राफ है ये। और इसमें हम सारे प्रोसेस को ना रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारा प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया। ये हमारा, ये जो अपना है, ये, तो ये तो हो गया ना। ये क्या है? ये वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, कर्व बनाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि कर्व बनाएंगे, कर्व।
ये हो गया आपका, क्या हो गया ये, और एक हो जाएगा ये आपका ये आपका n इज इक्वल्स टू 1.4, n इज इक्वल्स टू 1, सॉरी, ये हो जाएगा आपका n इज इक्वल्स टू 1.4, मतलब ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, और ये आपका आइसोथर्मल, ठीक है, ये आपका क्या है, n इज इक्वल्स टू 1, दैट इज आइसोथर्मल। तो ये जो है ना, ये आपका है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, ठीक है, और ये जो है आपका, ये आपका क्या है, एडियाबैटिक, ये आपका क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अब एक और बनाते हैं अपन, एक और बनाएंगे, ये आपका है कौन सा, ये है आपका पॉलियोट्रॉपिक, 1 से 1.4 के बीच में, ठीक है। देखो नीचे साइड जो है ना, ये वाला पूरा पोर्शन, ये एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। आपसे ये डायरेक्ट ग्राफ पूछा जा सकता है, इसको समझो। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, जहां वॉल्यूम बढ़ रहा हो और प्रेशर घट रहा हो, यही होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन यही हुआ ना, पिस्टन सिलेंडर ले लो, एक्सपेंड करेगी गैस, तो प्रेशर उसका कम हो जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर हो जाएंगे, पास रहेंगे तो कौन सा फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेसिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होंगे जब पास पास रहेंगे, तो और जब दूर हो जाएंगे तो वॉइड रहेगा, उनके बीच में गैप रहेगा। तो इसलिए दूर हो जाने से क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, पास आने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, और वॉल्यूम जो है तो वो तो बढ़ेगा ही, एक्सपेंशन है। अब आप लोग पूछोगे कंप्रेशन बताइए, कंप्रेशन भी देख लो यार, कंप्रेशन भी आप लोग देख लीजिए। हाँ तो देखो कंप्रेशन क्या है, एक तो बनेगा ऐसे, नहीं ऐसे मत बनाओ यार, इस कलर से कंफ्यूज हो जाओगे ना फिर आप। ये आपका है एडियाबाटिक, ये आपका आइसोथर्मल, और आप येलो ले लीजिए, ये आपका पॉलियोट्रॉपिक, ये आपका कंप्रेशन प्रोसेस है, कंप्रेशन में इस टाइप का डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये आपका कौन सा है, n इज इक्वल्स टू 1.4 एडियाबेटिक, ये आपका कौन सा है, n इज इक्वल्स टू 1, नाम अच्छा रह गया है, क्या होता है, n की वैल्यू 1, और ये आपका पॉलीट्रॉपिक है, ये आपकी कौन सी है, पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक आइसोथर्मल, और जनरली आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के बीच में ही रहता है, और एडियाबेटिक में देखना उसके कर्व में चढ़ना मुश्किल होता है। आपसे अगर पूछा जाए इस वाले पहाड़ में जल्दी चढ़ जाओगे n इक्वल टू 1.4 वाले में, इसमें जल्दी चढ़ जाओगे, या फिर इस वाले में जल्दी चढ़ जाओगे आइसोथर्मल वाले में, तो आप बोलोगे कि आइसोथर्मल वाले में तो इजीली चढ़ सकते हैं, लेकिन एडियाबैटिक वाले में चढ़ना मुश्किल है। और इधर भी आप देख लीजिए, इसमें चढ़ना मुश्किल है कि आसान है, इसमें जो चढ़ना है वो आसान है, लेकिन इसमें चढ़ना मुश्किल है, जहां चढ़ना मुश्किल है मतलब वो एडियाबैटिक है, क्योंकि एडियाबैटिक जो ग्राफ्स होते हैं ना, कर्व जो होते हैं ये ज्यादा स्टीपर होते हैं, स्टीपर मतलब चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा सीधे होंगे, टेढ़े नहीं होंगे, सीधे होंगे।
तो इसलिए इसमें चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। और आप वही अगर देखिए आइसोथर्मल में, तो उसमें चढ़ना आसान है। तो अब देखो आप लोग आगे, अब इसी को थोड़ा समझते हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, इसी की पूरी कहानी है। बाकी देखो कांस्टेंट प्रेशर तो ऐसे ही है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट प्रेशर ऐसे और कांस्टेंट वॉल्यूम ऐसे। अब ये कांस्टेंट प्रेशर इधर है, इधर मूव कर रहे हैं तो मतलब, और इधर नीचे मूव कर रहे हैं तो मतलब क्या है, क्योंकि इधर तो एक्सपेंशन है। अब ये हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन अभी हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा, अभी बताऊंगा कुछ 5 मिनट बाद। जब आइडियल गैस इक्वेशन के साथ समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये ऊपर नीचे को हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन कैसे बोला जा रहा है। तो अब आगे समझते हैं अपन इसके स्लोप को, थोड़ा समझते हैं आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। हम देख रहे हैं कि एडियाबैटिक जो है ज्यादा स्टीपर है, ऐसे है एडियाबैटिक मान लो, और आइसोथर्मल आपका ऐसे है, आइसोथर्मल ऐसे है, आराम से आप देखो चढ़ सकते हो, आराम से चढ़ सकते हो। अब ये ऐसे हो जाएगा, ये एडियाबैटिक है, इसमें चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब एक बात तो समझ में आ रहा है ग्राफ बनाने के बाद कि एडियाबैटिक जो प्रोसेस होते हैं तो वो ज्यादा स्टीपर होते हैं, उसके जो कर्व होते हैं। तो ये क्यों है, उसका मतलब है नहीं कि स्लोप भी ज्यादा होगा। अब स्लोप कितना ज्यादा है ये पूछा जाता है आपसे, स्लोप कितना ज्यादा है आइसोथर्मल स्लोप से, एडियाबैटिक जो स्लोप है वो कितना ज्यादा है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये सवाल है। तो इसको चलिए अभी जल्दी से देख लेते हैं अपन। देखो, क्योंकि देखो एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है ना, एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है, एडियाबैटिक स्लोप इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स आइसोथर्मल स्लोप। आपसे ना ये पूछ सकता है, यही तो पूछेगा, ये क्वेश्चन ही यही है। अभी ऐसा क्यों है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्योंकि आपको पता रहेगा तो ये याद रहेगा, लेकिन ये जो पॉइंट है ना मेरे भाई, ये पॉइंट तो आपको आना ही चाहिए, ये पॉइंट आपको आना चाहिए, क्वेश्चन बस यही है और कुछ नहीं है। अभी ऐसा क्यों है मैं वो भी बता देता हूँ, लेकिन प्रूफ कर दूंगा इसको, लेकिन क्वेश्चन आपका यही, क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा। अब प्रूफ कर देते हैं 2 सेकंड में, देख लो। आइसोथर्मल जो स्लोप होता है वो क्या होता है, आइसोथर्मल जो आपका स्लोप होता है, तो आप क्या लिखते हो उसमें, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप एक काम करो, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, बेसिक मैथमेटिक्स, पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू 0। तो आप इसको लिखो पी डीवी इज इक्वल टू माइनस वी डीपी। अब मैं इसको लिखूंगा डेल पी बाई डेल वी, अब ये हो जाएगा माइनस पी बाई वी। ये स्लोप हमारा निकल आया, किसका निकला स्लोप मेरे भाई, ये आइसोथर्मल का स्लोप है। अब चलो एडियाबैटिक का भी स्लोप देख लेते हैं क्या आता है, पीवी का पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर से हम वही काम करेंगे, पी एन वी का पावर एन माइनस वन प्लस वी का पावर एन डीपी इज इक्वल टू 0। ये एन मत लीजिए, ये तो पॉलीट्रॉपिक ले लोगे ना यार, ये तो पॉलीट्रॉपिक ले लोगे। हम तो किसकी बात कर रहे हैं अपन, अपन बात कर रहे हैं एडियाबैटिक की, तो गामा लो। अरे यार इसका तो कुछ ना कुछ नौटंकी रहता ही। अच्छा बहुत ज्यादा आज परेशान कर रहा है। तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करो ना, देखिए प्रेशर और गामा रखिए ऐसे, और डीवी, और आपका v का पावर गामा माइनस वन प्लस v का पावर आप कांस्टेंट रखिए और इसको कर दो डीपी।
और इसको कर दो 0। अब आप कर दो पी वी का पावर गामा -1 गामा डीवी प्लस वी का पावर गामा, एक मिनट। अब देखो इसे डिराइव करने से मेरा कुछ फायदा तो हो नहीं रहा है, लेकिन आपको क्या है, पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपकी। तो आपकी पिक्चर क्लियर करने के लिए ये नौटंकी मुझे करनी पड़ेगी। डेल पी बाई डी वी, देखो ये डेल होगा, लेकिन होगा, चलो इतना क्या नोटिस करना है यार। डीपी लिखो, डी वैसे लिखते हैं पार्शियल, लिखने में डेल लिखते हैं डेल, लेकिन छोड़ोगे इतना कौन, आपको काम होना चाहिए बस आपसे, तो काम जो है आपका। तो v का पावर गामा -1, मैं इसलिए इतने आराम से कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक बात समझ में है ना। तो गामा निकाल दो बाहर, और क्या हो गया, और v का पावर गामा, और ये माइनस, देख रहा हो ना, चीज समझ में आ रही है कि नहीं। अब आप एक काम करिए, देखो ये कैसे होगा, गामा माइनस गामा प्लस 1 क्या होता है, गामा और गामा कैंसिल हुआ क्या, माइनस गामा पी बाई वी। तो माइनस पी बाई वी तो मेरे भाई यहां भी था, माइनस पी बाई वी अगर देखा जाए, माइनस पी माइनस, और ये पी और वी यहां भी है। एक्स्ट्रा क्या है एडियाबैटिक स्लोप में, एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा है गामा टाइम्स। और यही तो यार मैंने आपको ऊपर लिखवाया है, कुछ नया थोड़ी ना लिखवाया है, यही तो लिखवाया है, यही तो लिखवाया है, यही तो लिखवाया है। और क्वेश्चन बस यही बनता है आपसे, और कुछ पूछेगा ही नहीं। ये थोड़ी ना पूछेगा कि आप डिराइव करके दिखाओ, ये तो मैंने आपको पिक्चर क्लियर करने के लिए कर दिया, कि आपकी पिक्चर क्लियर हो जाए, अब आपको याद रहेगा। अब अपन करते हैं आगे काम। अब क्या करेंगे, अब लिखो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेस, वेरियस प्रोसेस। इन सब चीजों का यार यूज बहुत ज्यादा है ना, यूज इतना ज्यादा है ना, इसके लिए इसको पढ़ना ही पड़ जाता है। बाकी ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बस काम हो गया अपना। तो यार देखो, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात है, ये आपका प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है, और ये जो अपन ले रहे हैं प्रोसेस, ये कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब इसको थोड़ा समझिए आप लोग, कि जब अपन ऐसे चल रहे हैं तो हीट एडिशन हो रहा है कि हीट रिजेक्शन हो रहा है, ये समझना जरूरी है। तो इसके लिए हम अपन यूज करते हैं पीवी इज इक्वल्स टू एम आर टी। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस अपन बाद में देखेंगे, लेकिन हम इसको पहले यूज कर रहे हैं अपन, सिग्निफिकेंस बाद में देखेंगे क्योंकि यूज करना ही पड़ेगा। और लिखा है भी हुआ है टॉपिक का नाम आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेस। तो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे अपन क्या है। जब प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है अगर है, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू एम इंटू आर बाई पी, इतना टर्म आपका कांस्टेंट है। अब ये आप टर्म आपका कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर भी कांस्टेंट है, एम और आर तो पहले से ही कांस्टेंट था। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम जब बढ़ेगा तब टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इससे ये समझ में आ गया, इससे ये समझ में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि जब भी हीट सप्लाई होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब हीट सप्लाई हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और कांस्टेंट प्रेशर में ये क्या है, कौन सा प्रेशर है, ये कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, वो तो ग्राफ में ही दिख रहा है आपको, ये कांस्टेंट प्रेशर है, तो आपको ग्राफ में ही दिख रहा है, ग्राफ में ही आपको ये दिख रहा है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर जब आपको कांस्टेंट है, तो आप देख रहे हो कि वॉल्यूम सीधा सीधा टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। मतलब जब भी हीट ट्रांसफर होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा,
टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मतलब ये हीट एडिशन है ना मेरे भाई, ये हीट एडिशन है। हीट एडिशन है तभी तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। हीट एडिशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि हीट एडिशन में ही टेम्परेचर बढ़ता है। अब अगर 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 मैं इसमें ऐसे चलूं, ऐसे उल्टा, 1 से 2 न जाकर 2 से 1 अगर आऊं, 1 से 2 जाकर, ये मतलब ये वाला है, और ये वाला जो है ये हीट रिजेक्शन है, ये हीट रिजेक्शन है मेरे भाई। ठीक है। अब जब ये वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, V1/V2 इज इक्वल्स टू T1/T2। ये आपसे मतलब न्यूमेरिकल दे सकता है एक आध नंबर पे। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। हीट एडिशन में वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है, हीट रिजेक्शन में वॉल्यूम घट रहा है। क्यों घट रहा है? कांस्टेंट प्रेशर में, वो आपको सामने दिख रहा है। ये हो गया वो कंप्लीट। अब आप आ जाओ सीधे इसमें, अब कांस्टेंट वॉल्यूम देखते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट वही है, एक समझ लीजिए, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी भी वही है, एक समझ लो बस। तो फिर से प्रेशर और वॉल्यूम, और फिर से आपका ऐसे। ठीक है। हाँ तो चलो, प्रेशर और वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है क्या? नहीं है ना, कहाँ है कांस्टेंट वॉल्यूम यार? कांस्टेंट वॉल्यूम बनाइए, कांस्टेंट वॉल्यूम आपका ऐसे बनेगा। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं नीचे जाता हूँ एक बार और एक बार ऊपर आता हूँ, देखिए क्या फर्क दिखाई देता है। तो मच्छर इतना काट रहा है ना कि क्या बताऊँ। ठीक है। तो इसको भी वही वही आइडियल गैस इक्वेशन, वही अपन यूज करेंगे, पीवी इक्वल टू एम आर टी। अब यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है हमारा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अब अपन लिख सकते हैं कैसा, प्रेशर इज इक्वल्स टू एम इंटू आर बाई वी। ठीक है, इसको आप ले लीजिए ब्रैकेट में, और ये टी, और ये वाला टर्म जो है हमारा कांस्टेंट है इस बार, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो मतलब प्रेशर अगर इस वाले केस में बढ़ रहा है, अगर आप 1 से 2 की ओर जा रहे हो, तो प्रेशर देखिए बढ़ रहा है। 1 से 2 हम जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब ये हीट एडिशन है। और जब हम नीचे आ रहे हैं ना, तो वो हीट रिजेक्शन है। क्यों है? क्योंकि जब नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर घट रहा है, प्रेशर घट रहा है का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है का मतलब क्या हुआ, हीट रिजेक्ट हुआ है, मतलब सिस्टम से हीट बाहर निकली है, उसकी हीट कम हुई है, मतलब उसका टेम्परेचर कम हुआ है। लेकिन अगर सिस्टम में हीट आती तो उसका टेम्परेचर बढ़ता, और टेम्परेचर बढ़ता तो प्रेशर भी बढ़ता। क्योंकि रिलेशन जो बन रहा है आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करने के बाद, वो क्यों बन रहा है? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम जब हो जाता है तो ये दिखाई देता है हमें बदलाव, ये चीज हमें दिखती है। अब अपन आ जाते हैं किस प्रोसेस में, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या देखना, कुछ नहीं देखना है, उसमें कुछ इक्वेशंस हैं, वो आप याद रख लीजिए, खत्म बात। तो डिराइव करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम और एडियाबैटिक। अब आप स्टार्ट करिए। और बाकी आइसोथर्मल तो यार मैं क्या ही कराऊं, आइसोथर्मल तो मैं आपको ऑलरेडी उसके बारे में इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने। चलिए आइसोथर्मल भी देख लीजिए आप। आइसोथर्मल प्रोसेस,
इसको हाइपरबोलिक प्रोसेस भी बोला जाता है। ये आपसे पूछ लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको कौन सा प्रोसेस बोला जाता है। इसको हाइपरबोलिक प्रोसेस भी बोला जाता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो इसका पीवी इक्वल टू एमआरटी, फिर से वही यूज करो ना यार, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना है। अब आप कह रहे हो ये कांस्टेंट हो गया क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मेरे भाई इसको आप लिख सकते हो ना, P1V1 इक्वल टू P2V2। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो। जब आप ऐसा लिख रहे हो, और ये इक्वेशन याद रखना ना, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट हो सकता है न्यूमेरिकल में काम आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। दूसरी बात क्या है कि x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो मेरे भाई ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ही तो ये इक्वेशन होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। और ये x वॉल्यूम के, देखो आप लोग, हम लोग कैसा लेते हैं ग्राफ, ऐसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं। ठीक है, देखिए एक्स एक्स एक्सिस में हम क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम। वाई एक्सिस में हम क्या ले रहे हैं, वाई वाई में हम ले रहे हैं प्रेशर। तो इसको आप v इंटू पी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो ये भी तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनना चाहिए। यही कारण है ना मेरे भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हीट एडिशन हो गया और एक तरफ हीट रिजेक्शन हो गया। उसी को उल्टा कर दोगे 1 से 2 में, तो वो हीट रिजेक्शन हो जाएगा। मतलब ये है कुल मिला के, आपने देखा होगा कि प्रेशर इज पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का मतलब ये है कि P इज इक्वल्स टू सी वाई वी। मतलब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। देख लो, जब हम 1 से 2 की ओर जा रहे हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर जो है हमारा वो घट रहा है। देख लो, 1 से 2 जब जा रहे हैं अपन, 1 से 2, तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर घट रहा है। निगेटिव स्लोप है, मतलब यानी कि ये प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक जब बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। और ग्राफ कौन सा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यही कारण है कि आइसोथर्मल प्रोसेस को हाइपरबोलिक प्रोसेस बोला जाता है। मैंने बताया था पहले ही, आप डिनाई नहीं कर सकते कि मैंने ही बताया था, मैंने बताया। 3 प्रोसेस आपके ये हो गए। अब आपका बचता है एडियाबैटिक। आपको बता के मैं इसको बंद करता हूँ लेक्चर को आज, फालतू में। तो इसको वाइट ही करिए, जब इतना सब वाइट कर रहे हैं तो। अब कौन सा है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें यार देखो, इसको हम लिखते हैं पी का, पीवी का पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और पीवी इज इक्वल्स टू एम आर टी। इन दोनों का आप इस्तेमाल करिए और v की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या फिर प्रेशर की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। प्रेशर को लिखिए सी बाई वी का पावर गामा, इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर दो, इसको यहाँ पे रख दो। जब ये रख दोगे, सॉल्व कर दोगे, तो फिर आपका इक्वेशन जो निकल के आएगा, आप ऐसे लिख सकते हो, T2/T1 इज इक्वल्स टू P2/P1 का पावर गामा -1/गामा। एक ये हो गया, एक ये हो जाएगा T2/T1। ये याद कर लो सीधा, क्योंकि इसको डिराइव करने का कोई मतलब नहीं है। V1/V2 का पावर, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, एसएससी जे में कई बार पूछा गया। ठीक है, एक ये हो गया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है।
और एक तो आपका ये बेसिक वाला तो होता ही है आपका, इस वाले इक्वेशन को देखिए आप, इस वाले इक्वेशन को, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, P1 V1 का पावर गामा इक्वल टू P2 V2 का पावर गामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप याद कर लीजिए डायरेक्टली, क्योंकि डिराइव डिराइव तो मैं बता ही दिया कैसे होगा, वो आप कर लो, हो जाएगा, उसमें क्या है। तो ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस का क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस का ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस का टेम्परेचर और प्रेशर का, ये ये जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशन है, और ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये, बहुत ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ। डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे ये वाला फार्मूला डायरेक्टली, ठीक है। और अगर पॉलीट्रॉपिक होता, अगर यही चीज, नोट नोट लिख लो, चलो नोट लिख लीजिए, नोट होता, इफ पॉलीट्रॉपिक अगर पॉलीट्रॉपिक होता तो यही रहेगा डिक्टो, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, पीवी का पावर n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो रिप्लेस रिप्लेस n बाई गामा, सॉरी, रिप्लेस रिप्लेस गामा बाई n, हो गया, इतना ही करना है आपको। जहां जहां गामा है वहां पे आप एन कर दो, जैसे T2/T1 इक्वल्स टू P2/P1, तो n-1/n हो जाएगा। और गामा -1 जहां पे लिखा हुआ है T2/T1 इज इक्वल्स टू V1/V2 का पावर गामा -1, तो गामा की जगह आप n रख दो, तो वो पॉलीट्रॉपिक हो गया। तो पॉलीट्रॉपिक और एडियाबेटिक के सारे इक्वेशन सेम होते हैं, बस एडियाबेटिक में गामा लिखना पड़ता है, वहां पे n लिखना पड़ता है, बस यही है, ठीक है। और जिसको डिराइव करके देखना होगा देख लेना, कर लेना, मैं बता ही दिया कैसे होगा। और अगर तो भी नहीं, अगर आपको बहुत वही है कि नहीं हमको करके दिखाओ, तो भैया आप ट्राई कर लेना, खुद नहीं बनेगा तो आप मैसेज कर देना, तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। तो ये हो गया आपका यहाँ तक का आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेस। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे हीट, और फर्स्ट लॉ आपका चालू हो जाएगा, एक दो लेक्चर में फर्स्ट लॉ खत्म, 2-3 लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा, फिर सेकंड लॉ चालू होगा, वो भी 2-3-4 लेक्चर उसमें लगेंगे, 4-5 लेक्चर लगेंगे, और 5 लेक्चर आपके लगेंगे उसमें प्योर सब्सटेंस, और फिर रेफ्रिजरेशन का 5 लेक्चर उसका दूंगा मैं, खत्म, 9-10 तक पूरा आपका निपटा देना है। तो ये आपका आज का कार्यक्रम और आज की कहानी खत्म, ठीक है। आप लोग अपना काम जबरदस्त रखिए, सब अच्छे से पढ़िए, और क्वेश्चन ना हिले तो बताइएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे ना बने। जिस लेवल पे चीजें बताई गई हैं पूरा विश्वास के साथ आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं और मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।